चलो तो आज की क्लास शुरू करते हैं। जितने लोग क्लास में जुड़ गए सबको गुड मॉर्निंग। सबसे पहले लेक्चर की कोडिंग करो। हम लोग पढ़ रहे हैं इस सीरीज में या इस बैच में विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। विज्ञान के मौलिक सिद्धांत पढ़ा जा रहा है और विज्ञान के मौलिक सिद्धांत में ये लेक्चर है रसायन विज्ञान का। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का ये लेक्चर है और केमिस्ट्री के लेक्चर में अब तक हमने पढ़ लिया है लेक्चर 1 से लेक्चर नंबर 22 तक। अब तक लेक्चर 1 से लेक्चर नंबर 22 तक है जो यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। और आज का लेक्चर होगा, आज का लेक्चर रहेगा लेक्चर नंबर 23। कोडिंग कर लो, बाद में काम आएगा। लेक्चर नंबर 23। और पहले क्या पढ़ रहे थे हम लोग, क्या नहीं पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, सब आपको आइडिया है। हमने पहले अभी परमाणु की संरचना पढ़ रहे थे और परमाणु की संरचना में हमने थॉमसन का मॉडल पढ़ लिया। थॉमसन ने उत्तरबूज वाला मॉडल बताया था, प्लम पुडिंग मॉडल। उस मॉडल में तमाम गलतियां निकल गईं। फिर नए विद्वान आए जिनका नाम था रदरफोर्ड। उन्होंने पहले एक प्रयोग किया अपने 2 सहयोगियों के साथ, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, जिसको हमने देखा था। और उस प्रयोग के माध्यम से उन्होंने अपना परमाणु संरचना का मॉडल दिया जिसको बोला गया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। क्या था, किस तरीके से उनके दिमाग में बात आई, सब पीछे हमने कर लिया है। और उसमें भी तमाम प्रकार की गलतियां निकल गईं। तो उनकी गलतियों को ठीक करने के लिए एक नया विद्वान आए जिनका नाम था नील्स बोर, 1913 में। तो नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया। उस परमाणु मॉडल के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है। लेक्चर नंबर 22 नील्स बोर के परमाणु मॉडल पर ही आधारित था। आज के लेक्चर में क्या करेंगे हम, तो आज के लेक्चर में बोर का परमाणु मॉडल तो हमने पढ़ लिया है। तो बस यहाँ पे छोटा सा एक टॉपिक बना लेंगे। पहले तो एजेंडा सेट कर लेते हैं कि पढ़ेंगे क्या क्या हम। तो थोड़ा सा हम बोर के परमाणु मॉडल की सफलताएं जीएस के हिसाब से पढ़ रहे हैं। ध्यान रखिए कि ये क्लास जो चल रही है सामान्य अध्ययन के हिसाब से चल रही है और सामान्य अध्ययन में अब तक खासकर एमपीपीएससी के मेंस में और प्री में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी प्रकृति के अनुसार हम लोग बात कर रहे हैं। तो बोर के परमाणु मॉडल की कुछ जो भी सफलताएं हैं थोड़ा सा देख लेंगे 3-4 बिंदु में। कभी पूछ लेगा यही बात तो फिर समस्या हो जाएगी हमारे लिए। हमें यहाँ कोई डेरिवेशन नहीं करना है, हमें कोई बहुत टेक्निकल बातें नहीं करनी है, लेकिन बेसिक तौर पे तो बात जाननी ही है। बोर के परमाणु मॉडल की सफलताएं। बोर का परमाणु मॉडल जो पिछला मेंस हुआ है उसमें आया भी है, पिछले लेक्चर में बताया था आपको मैं 6 नंबर में। दूसरा हम पढ़ेंगे आज क्या, सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल। सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल, देखो सफलताएं उस दिन छूट गया था, क्लास लंबी हो गई थी, मुझे भी क्लास ऑफलाइन क्लास का समय हो गया था, तो उस दिन सफलताएं दिमाग से निकल गया था, नहीं क्लास में हो पाई थी। अदरवाइज कमियां वगैरह तो सब हमने कर लिया था उस दिन कि कमी क्या थी, बस सफलताएं देख लेंगे। कमी लेक्चर नंबर 22 में है। तो सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल, इनके परमाणु मॉडल में भी यही हम पढ़ेंगे। कुछ अवधारणा जो है क्या इन्होंने बताया और फिर अवधारणा के बाद हम देखेंगे कि इनमें क्या कमियां रहीं। तो क्या पता है कि अगली बार के मेंस के एग्जाम में यही पूछ ले, सिलेबस में स्पष्ट परमाणु संरचना बोला हुआ है। और फिर समय बचता है तो हम लोग क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 22 में बोर के परमाणु मॉडल की पृष्ठभूमि पढ़े थे हम लोग। बोहर या बोर एक ही बात है। बोर के परमाणु मॉडल के लिए कुछ पृष्ठभूमि हमने देखा था
के लिए कुछ पृष्ठभूमि की बात किए थे कि आखिर में वो कौन सी पृष्ठभूमि थी, क्या ऐसी चीज़ें थीं जिनको देखकर बोर के मन में लड्डू फूटा था कि मैं भी अपना एक परमाणु मॉडल दे दूं। तो बोर के परमाणु मॉडल के लिए कुछ पृष्ठभूमि हमने देखा था, और वो पृष्ठभूमि क्या थी लेक्चर नंबर 22 में है। यहाँ भी जब हम पहुँचेंगे तो मैं बताऊँगा कि क्या क्या पृष्ठभूमि थी, उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी लेंगे। उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी हम लोग इस लेक्चर में लेने का प्रयास करेंगे, जिससे कि पीछे के लेक्चर में वहाँ पे जो केवल नाम लिख दिए गए थे उनके बारे में थोड़ा समझ सके कि क्या है। संभव है कि प्रीलिम्स में भी उससे क्वेश्चन बन सकते हैं और मेंस में भी बन सकते हैं। तो आज का एजेंडा ये रहेगा। इतनी बात सबको क्लियर हो गई कि आज हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। हर्षवर्धन सिंह, ठीक है, तो क्लास में हमें पढ़ना क्या है, इतनी बात क्लियर हो गई कि लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 22 तक हो चुका है। 23 आज का लेक्चर है, जिस लेक्चर में बोर के परमाणु मॉडल की सफलता पहले हम 4 लाइन में करेंगे। बोर का परमाणु मॉडल क्या, कैसे, सब लेक्चर नंबर 22 में है, आप वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल देखेंगे। कुछ लोग सोमरफील्ड बोलते हैं, अब उच्चारण है हिंदुस्तानी, हम उच्चारण अपने हिसाब से बना लेते हैं। और उसके बाद लेक्चर नंबर 22 में बोहर के परमाणु मॉडल के लिए कुछ पृष्ठभूमि हमने सेट किया था, लिखा था कि ये पृष्ठभूमि थी, इनको देखकर इनके मन में लड्डू फूटा था। तो वो कौन से पृष्ठभूमि थी हमको तो पता ही है पहले से लेक्चर नंबर 22 में, लेकिन उसका कोई वर्णन उसके बारे में नहीं बताया गया था। तो उसका संक्षिप्त वर्णन हम लोग करेंगे, जो मेंस में भी 3 नंबर या 6 नंबर में पूछा सकता है, और प्रीलिम्स में भी उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। हम लोगों के पढ़ने का जो मतलब है वो सिर्फ एक है कि सिलेबस को पूरा पढ़ें, सिलेबस को कुछ भी छोड़ कर ना जाएं, सिलेबस पूरा पढ़ें, और पूरा पढ़ते समय भी इस तरीके से पढ़ें कि एक बार बस हमें पढ़ना पड़े। इस प्रकार हमको पढ़ना है कि एक बार कोचिंग करनी है, एक बार क्लास लेना है, उसके बाद फिर हमको बार बार ना पढ़ना पड़े, बार बार ना दौड़ना पड़े कहीं कि ये वाला चीज़ तो छूट गया, वहाँ पे ये बात नहीं पढ़ाई गई, इस बार एग्जाम में कैसे ये आ गया। तो अपने तरफ से सिलेबस को समझते हुए पूरा पढ़ने का प्रयास करेंगे। बाकी तो ये प्रतिस्पर्धा है, एग्ज़ाम है नहीं, आना होगा, पूछना होगा, तो कुछ एक्सट्रीम चीज़ें भी पूछ सकता है, लेकिन अपने तरफ से हम पूरा प्रिकॉशंस लेंगे कि लगभग सारे सिलेबस की बातों को पढ़ सकें। तो अब मैं इसको मिटाता हूँ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बोलो भैया, आए आपके दोस्त? हर्षवर्धन आए आपके दोस्त कि नहीं आए? नहीं आए, आए होते तो अब तक तो हाथ खड़ा कर दिए होते। ठीक है, चलो इसको मिटाता हूं मैं। और सबसे पहले हेडिंग डाल लो आप लोग, क्योंकि इसमें मुझे समझाना ज़्यादा कुछ नहीं है। महिमा मुलावा हैंड रेज कर रही हैं, नो, अच्छा ठीक है। तो मतलब के साहब को सभी लोग पहचान गए हैं, चाहे स्टूडेंट्स नए हों या पुराने हों, पहुंच उनकी प्रॉपर हर जगह हो गई है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप लोग, बोर के परमाणु मॉडल की सफलताएं। अब कितनी सफलताएं, कितनी क्या थी, वो तो आगे हम देखेंगे ही आधुनिक परमाणु मॉडल में जब आएंगे तो। बट अभी बेसिक तौर पे आप लिख लीजिए, हेडिंग डालिए बोर के परमाणु मॉडल की सफलताएं, बस 4 बिंदु लिखना है। और जो आज का लेक्चर ही ले रहा है, पीछे का लेक्चर नहीं देखा है, वो जाके पहले लेक्चर नंबर 22 देख ले। बोर का पूरा परमाणु मॉडल वहां मैंने समझा दिया है। सिर्फ सफलता क्या भरोसा, कभी एग्जाम में यही पूछ ले कि बोर के परमाणु मॉडल की सफलताएं क्या क्या इन्होंने ढूंढ लिया। वैसे तो काफ़ी प्रचलित, काफ़ी सफल हुए ये, लेकिन एग्जैक्ट बात बताने में सफल नहीं हो पाए थे, बहुत सी कमियां निकल गई थी। वो कमियां कौन सी थी हमने देख लिया है। बोर के परमाणु मॉडल की सफलताएं क्या है, 4 बिंदु में लिखो। यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है ना, 4 बिंदु में सफलताएं लिखनी है। सबसे पहले क्या लिखना है कि इन्होंने परमाणु के कक्षा की त्रिज्या ज्ञात किया। इनके मॉडल के माध्यम से
परमाणु के कक्षा की त्रिज्या ज्ञात की जा सकती है, कक्षा की त्रिज्या ज्ञात की जा सकती थी, ज्ञात की जा सकी। आप तो ऐसे लिख लो, हिंदी आपका लैंग्वेज है, अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं। अब हमको यहाँ डेरिवेशन नहीं देखना है। अगर यही आप नीट और जेई की तैयारी करें ना, तो इसका डेरिवेशन करके फॉर्मूला निकालते हैं, और वो डायरेक्ट फॉर्मूला भी नहीं लिखूंगा यहाँ पे मैं। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा तब भी आपको तकलीफ हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ फॉर्मूला लिखने वाला नहीं हूँ कि क्या फॉर्मूला था। बस समझ लो कि परमाणु के कक्षा की त्रिज्या ज्ञात की जा सकी, और पीछे हमने बताया है कि उनके अनुसार परमाणु की त्रिज्या कितनी है। दूसरा सफलता इनको क्या मिली, सब ऐसी ही सफलताएं मिली परमाणु के। अब अगला क्या है, कक्षा की ऊर्जाएं ज्ञात की जा सकी। कक्षा की या कक्षाओं की लिखो, अलग अलग कई कक्षाएं हैं ना, तो कक्षाओं की ऊर्जाएं या ऊर्जा ज्ञात की जा सकी। और बोहर का परमाणु मॉडल तुम लोग पढ़े होंगे, और तो पीछे मैंने वहां पे बताया था कि हर एक जो कक्षा है उसकी अलग अलग ऊर्जा स्तर होते हैं, उन निश्चित ऊर्जा स्तरों में ही इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो पीछे का लेक्चर देखे होंगे तो आप आसानी से कनेक्ट हो पाएंगे। कक्षाओं की ऊर्जा ज्ञात की जा सकी, केवल इतना ही लिखो, की जा सकी, इतना दिमाग में रखो। अगला और क्या किया गया, तो कक्षाओं में घूमने वाले, कक्षाओं में परिक्रमण करने वाले या घूमने वाले, परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन को सिंबल से दिखा देता हूं, सिंबल पहले समझा चुका हूं मैं आपको। परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की, बहुवचन में लिखिएगा, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं ज्ञात की जा सकी, ऊर्जाएं ज्ञात की जा सकी। ये लगभग एक जैसी ही बात है, बट इसके लिए भी, इन सब के लिए डेरिवेशन उनके फॉर्मूले में है। अब देखें किताबें, अगर इनका मतलब 11th क्लास की किताब अगर पढ़ेंगे तो इन सब के लिए डेरिवेशंस मिल जाएगा आपको। हमें डेरिवेशन से मतलब ही नहीं है, सामान्य अध्ययन पढ़ रहे हैं। हाँ, ये बात हमको क्लियर होनी चाहिए कि ये है क्या, ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी। कक्षा क्या है पीछे पढ़ा चुका हूँ, आगे और मिलेगा। ऊर्जा वगैरह ये जो ज्ञात की जा रही हैं, हमने पहले देख लिया कि इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो ऊर्जा, ये सारी बातें पीछे पढ़ लिए हैं। और लास्ट एक और बात इसमें लिख लीजिए, वो क्या है, तो इन्होंने ये बताया कि इस मॉडल से आप एक और चीज़ लिख सकते हैं। इस मॉडल से इसकी सफलता ये थी कि इस मॉडल की सहायता से विभिन्न कक्षा में, अलग अलग कक्षाएं हैं, हमने KLMN नाम भी देखा था कि दिए थे वो। इस मॉडल की सहायता से विभिन्न कक्षा में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉनों का वेग भी ज्ञात किया जा सका। परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉनों का वेग भी ज्ञात किया जा सका। कितना तेजी से वो घूमते हैं, किस कक्षा में रहेंगे तो कितना तेज घूमेंगे, ये बात भी इससे बताई जा सकी। तो ये चार मुख्य रूप से इनकी सफलताएं थीं, और ये चारों डेरिवेशन के माध्यम से इनके फॉर्मूले मिल जाते हैं। हमें यहाँ फॉर्मूला लिख के फालतू का याद करके इन सब चीज़ों को भी भुला देने से मतलब नहीं है। आपको बस ये दिमाग में रखना है, अगर कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि बोहर के परमाणु मॉडल की सफलताएं बताएं, तो सफलताएं तो और भी बहुत सी हैं, लेकिन आप मुख्य रूप से ये चार बातें बता सकते हो कि परमाणु के कक्षा की त्रिज्या ज्ञात की जा सकी, कक्षाओं की ऊर्जा ज्ञात की जा सकी, कक्षाओं में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा ज्ञात की जा सकी, और कक्षाओं में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉनों के वेग को भी ज्ञात किया जा सका, कितनी तेजी से वो घूम रहे हैं। इनके लिए फॉर्मूला दिया गया और उस फॉर्मूले से चीज़ें निकाली जा सकती हैं। तो ये कुछ सफलताएं इनकी रहीं, और बहुत कुछ चीज़ें सफलताएं रही, इतनी ही नहीं, बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन हमें सारा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इतने से हमारा काम चल जाएगा। तो इसमें क्योंकि लेक्चर नंबर 22 वाला ही बातें थीं, तो मुझे कुछ समझाने वाला इसमें मैटर दिखा नहीं,
जिसके बारे में स्पेशल कुछ अलग से समझाया जाए। तो ये अगर आप लिख लिए हो तो इसको मैं मिटाऊं और चलते हैं सोमरफेल्ड के परमाणु मॉडल में। लिख लिए हो तो हैंड रेज करो। ये बात तो क्लियर हो रही है ना, आप लोग पूरी क्लास में रहे हो तो ये बात तो क्लियर हो रही होंगी ऐसे ही, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और बोहर के परमाणु मॉडल की पृष्ठभूमि को आगे हम पढ़ें उससे पहले सोमरफेल्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अगला हेडिंग डालिए सोमरफेल्ड का, अगला हेडिंग रहेगा सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल। सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल। एग्जाम में पूछा जा सकता है ये भी, तो आपको दिमाग में रखना है सोमरफेल्ड, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग फील्ड बोलते हैं। सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल। सबसे पहले थोड़ा सा सोमरफेल्ड कौन है इसी के बारे में समझ लेते हैं। तो ये जो सोमरफेल्ड है जर्मनी का विद्वान था, जर्मनी का विद्वान है ये, अब तो नहीं है, था। जर्मनी का रसायन शास्त्री है और ये लोग एक ही शास्त्री नहीं होते थे, कई शास्त्री होते थे। रसायन शास्त्री मतलब केवल रसायन विज्ञान के बारे में नहीं, ये लोग कई अध्ययन करते थे, तो ये लोग कई शास्त्री होते थे। बट रसायन शास्त्री, हम रसायन में पढ़ रहे हैं तो रसायन शास्त्री के बारे में इनकी बात कर रहे हैं और भी कई बातें बताए हुए हैं ये। तो जर्मनी के अब कई जगहों पे देखोगे तो बताया जाता है कि रसायन शास्त्री नहीं, भौतिक शास्त्री हैं। भौतिक विज्ञान में भी इन्होंने बहुत कुछ चीज़ें बताया है, किया है। तो कई जगहों पे भौतिक शास्त्री देखोगे कि ये रसायन जर्मनी के भौतिक शास्त्री थे। जो आपको अच्छा लगे, हमें इतना दिमाग पे नहीं रखना है। दिखाई तो दे रहा है ना। तो जर्मनी के भौतिक शास्त्री थे या रसायन शास्त्री थे, इनका नाम क्या था? AJW। खतरनाक, इनका पूरा नाम अगर देखेंगे तो क्या है? अजय देवगन नहीं, AJW। और बाकी तो फिर सोमरफेल्ड है ही, AJS सोमरफेल्ड। तो ए मतलब क्या? अजय देवगन नहीं, AJ, ठीक है ना, कि अजय देवगन बोल देते हैं। ये वहाँ के अजय देवगन हैं। इनका नाम था क्या? अर्नोल्ड, देवनागरी में लिख देता हूँ मैं, अर्नाल्ड नहीं, अर्नोल्ड होता है, देख लीजिएगा चांद वगैरह कहीं आएगा, अर्नोल्ड। और उसके बाद इनका दूसरा ये नाम था जोहानेस विल्हेम अर्नोल्ड जोहानेस विल्हेम सोमरफेल्ड, ये इनका नाम था। पूरा परिवार का नाम एक ही साथ रख लिए हैं, अकेले ही। और इन्होंने 1913 में 1913 एडी ईस्वी में अपना परमाणु मॉडल दिया था। सॉरी, 1919 में अपना परमाणु मॉडल दिया था। 13 में तो नील्स बोर दिए थे। और ये बोर के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने का प्रयास किए थे। बोर के परमाणु मॉडल आप जाकर देख सकते हैं, पीछे हमने पढ़ लिया है लेक्चर नंबर 22 में कि क्या कमियां थी। बहुत सी कमियां थी, उसमें से कुछ कमियां मैंने लिखवाया है वहां। बोर के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए, कमियों को दूर करने हेतु इन्होंने अपना मॉडल दिया था, सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल। तो ये तो थोड़ा सा हम बेसिक कर लिए। अब इन्होंने बताया क्या, तो अभी जनरली दिमाग में रख लो, बाकी तो अभी हम लिखेंगे ही। इन्होंने सबसे पहले जो अभी तक कक्षा की बात चल रही थी, अभी तक ऑर्बिट की बात चल रही थी, ऑर्बिट की बात चल रही थी, या अगर आप बोलना चाहो तो कोश बोल सकते हो कि कोश सेल की बात चल रही थी, SHELL, सेल। ये पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने पहली बार उपकक्षा के बारे में बताया।
तो इसने उपकक्षा की चिंगारी लगा दिया था कि केवल कक्षाएं ही नहीं होती हैं। अभी तक हमको क्या पता है कि नाभिक है, नाभिक के बाहर वृत्ताकार कक्षाएं हैं और इन वृत्ताकार कक्षाओं में ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते हैं। इसने पहली बार ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो केवल वृत्ताकार कक्षा में नहीं घूमते हैं, बल्कि वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में भी घूमते हैं। दीर्घ वृत्ताकार, पहले समझ लो उसके बाद लिखना, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में भी घूमते हैं। अब अचानक लोगों को लगा कि ये क्या मजाक चल रहा है, जब कक्षाएं ही वृत्ताकार हैं तो इलेक्ट्रॉन उसमें दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में कैसे घूमेगा। जब भाई हाईवे ये है, ये हाईवे अगर है, हाईवे का संरचना ऐसा है, तो इस पर गाड़ी अपने आप त्रिभुज के रूप में कैसे चल जाएगी, दीर्घ वृत्त के रूप में कैसे चल जाएगी। तो उसने बताया कि भैया जो आप हाईवे देख रहे हो ना, ये केवल यही हाईवे नहीं है, ये एक बड़ा हाईवे है, इसके अंदर और भी कई छोटे छोटे हाईवे हैं। और वो हाईवे कैसे हैं, उनका आकार कुछ अलग अलग है। वो दीर्घवृत्त बताया कि दीर्घवृत्ताकार इसमें संरचनाएं और भी पाई जा रही है। जैसे ये रूम है, तो ये तो एक रूम है, लेकिन इस रूम के अंदर कई टेबल हैं, कहीं कुछ और चीज़ें हैं। तो वैसे उन्होंने बोला कि जो आप कक्षा बोल रहे हो वो तो एक रूम है, और इलेक्ट्रॉन केवल उस रूम में ही नहीं चलते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में भी घूमते हैं। तो उससे पूछा गया कि ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा है कहाँ। उसने बोला कि जो आप वृत्ताकार कक्षा बोल रहे हो उसी के अंदर उप कक्षाएं हैं, और भी कुछ कक्षाएं हैं, छोटी छोटी जगह हैं, उन जगहों में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो पहली बार ये विद्वान उप कक्षा सब सेल की बात किया। इसके पहले उप कक्षा की अवधारणा नहीं थी, और ये भी एक अच्छी चिंगारी लगा गए। जो आगे चल के आज का परमाणु मॉडल है उसमें ये स्पष्ट बात कक्षा उपकक्षा की होती है। उसमें तो एक और हम जाके देखेंगे कक्षक की भी बात होगी। ये कक्षक की बात नहीं किए थे, कक्षक की बात और आगे आके होगी। तो इन्होंने ये बताया, इन्होंने पहली बार क्या किया, जैसे कोई बोले आपसे कि उपकक्षा के बारे में, भाई प्रीलिम्स में ही पूछ लेगा, उपकक्षा के बारे में सबसे पहले कौन सा मॉडल बताता है, तो बोलेंगे सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल बताता है। उसके पहले कोई नहीं बताया था उपकक्षा के बारे में। और इसने इसकी सिर्फ दो ही बातें हम दिमाग में रखेंगे, इसकी अवधारणा में सिर्फ दो बातें दिमाग में रखेंगे, क्योंकि हमें डेरिवेशन करके आगे नहीं बढ़ना है। दो बातें कौन सी दिमाग में रखना है, तो एक बात तो ये रखना है कि उसने बोला कि अभी लिखो मत, समझो पहले, मैं बोल के लिखवा दूंगा, क्योंकि लिखना रहेगा एग्जाम में अगर मेंस में, तो थोड़ा सा बना के चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, तो मैं लिखवा दूंगा। अभी पहले समझो। इसने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन केवल वृत्ताकार मार्ग में नहीं घूमते हैं, केवल वृत्ताकार मार्ग में नहीं घूमते हैं, बल्कि दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में भी घूमते हैं, दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में भी घूमते हैं। अब इससे बात हुई कि भैया दीर्घ वृत्ताकार कहाँ से आ गया। अभी जो बताया ये वृत्ताकार मार्ग है, तो उसने बोला कि इसी में दीर्घ वृत्ताकार मार्ग भी है। तो उसने बोला कि जो कक्षाएं होती हैं उन कक्षाओं के अंदर उपकक्षाएं भी होती हैं, उपकक्षाएं भी होती हैं, और इन उपकक्षाओं में ही इलेक्ट्रॉन घूमता है। ये दो मुख्य बातें इन्होंने बताया, लेकिन इसके बाद बहुत कुछ बातों की व्याख्या नहीं कर पाए, और सारी बातें हमें यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, तो इनकी कमियां भी आ गई। तो इनकी कमियां, बोर का परमाणु मॉडल की कमी अगर आप देखोगे तो लगभग वो सारी कमियां लगभग इनमें मिल जाएंगी। एक तो यह है कि केवल ऐसे परमाणु का ही इसमें, केवल ऐसे परमाणु या केवल ऐसे परमाणुओं का ही इसमें अध्ययन किया जा सकता है या व्याख्या कर सकता है ये, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो, केवल एक हो। जैसे हाइड्रोजन था, पीछे जाके देखना, हीलियम में बताया था कि हीलियम में 1+ लग जाए तो इलेक्ट्रॉन एक ही रहेगा। अगर लिथियम है, इसमें 2+ लग जाए तो इलेक्ट्रॉन एक ही रहेगा। तो केवल जिनके पास ऐसे परमाणु या ऐसे परमाणु जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन हो, सिर्फ उनके बारे में ही अध्ययन किया जा सकता है इनके परमाणु मॉडल से, और बाकियों की व्याख्या करना चाह रहे थे तो इससे नहीं हो पा रही थी। तो आगे चल के आधुनिक परमाणु मॉडल आएगा तो कमियों में से लगभग
जो कमियां उनकी थी लगभग वैसी कमियां इनमें भी हैं। मुख्य अवधारणा हमको ये उपकक्षा का जानना था, क्योंकि ये उपकक्षा आगे हमको सुननी पड़ेगी और पढ़नी पड़ेगी इसके बारे में। तो लिखो अब इसके बारे में थोड़ा सा। ये सब तो जनरल वाला बात बना लिए होगे अपने कॉपी में। मुख्य अवधारणाओं पर लिखो, तो हेडिंग डालो सोमरफेल्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य अवधारणाएं। ये सब तो आपको कॉपी में ऐसे ही बना लेना है, ये सब नहीं लिखवाऊंगा बोलकर मैं कि जर्मनी का भौतिक शास्त्री था या रसायन शास्त्री था जिसका नाम था अर्नाल्ड जोहानेस विल्हेम सोमरफेल्ड। 1919 में इन्होंने बोर के परमाणु मॉडल में संशोधन या कमियों को ढूंढने के लिए अपना नया परमाणु मॉडल दिया। ये बातें तो आपको जनरली यहाँ से वैसे ही लिख लेना है। डायरेक्ट अवधारणा लिखो सोमरफेल्ड के परमाणु मॉडल की अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। पहला, अभी जो समझाया वही बातें लिखना है। लिखो परमाणु की सभी कक्षाएं, उसने बोला है ना कि सभी कक्षाएं वृत्ताकार नहीं होंगी, कुछ दीर्घवृत्ताकार होंगी। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये दीर्घवृत्त क्या होता है। तो ये आप फिजिक्स में भी पढ़े हो, फिजिक्स में आप केपलर के नियम में पढ़े हो, और जो लोग गणित से पढ़े हैं 12वीं क्लास तक वो तो पढ़े ही हैं 11th क्लास में। केपलर का नियम पढ़े होंगे आप लोग। अब केपलर का नियम मैं यहाँ बताने वाला नहीं हूँ। केपलर ने 3 नियम दिया था ग्रहों की गति के आधार पर। दीर्घवृत्त क्या होता है समझो। दीर्घवृत्त में एक यहाँ से ऐसे मिला दिया और एक यहाँ से ये मिलाया, तो जो ये बड़ा वाला मिल रहा है ना, इसको बोलते हैं दीर्घ अक्ष। अभी समझो, थोड़ी सी बात तो समझ में आ ही जाएगी। दीर्घ अक्ष, और ये वाला जो छोटा भाग मिल रहा है इसको क्या बोलते हैं, लघु अक्ष। इसको बोलते हैं क्या, लघु अक्ष। अब बात आती है कि अगर वृत्त को देखें तो वृत्त में क्या अंतर है। देखो वृत्त में चाहे यहां से मिला दो चाहे यहां से मिला दो, मतलब अगर दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष आपस में बराबर हो जाए, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। पूरी गणित के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। तो दीर्घवृत्त में 2 अक्ष होते हैं, एक होता है लघु और एक होता है दीर्घ, और यहां पर ये इसका केंद्र होता है, लेकिन इधर इसकी 2 नाभि होती हैं, फोकस। इसकी 2 नाभियां होती हैं, इसके 2 फोकस होते हैं। केपलर के नियम फिजिक्स में आप लोग पढ़े थे कि जो सूर्य होता है वो पृथ्वी के या ग्रहों के किसी एक नाभि पर स्थित होता है, चाहे इस नाभि पर स्थित होगा चाहे इस नाभि पर स्थित होगा। अब नाभि क्या है क्या नहीं है इतनी बातें हम नहीं जाएंगे, बस ये समझ लो कि दीर्घवृत्त ऐसे संरचना होती है जिसमें एक दीर्घ अक्ष और एक लघु अक्ष होता है, और दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष आपस में बराबर हो जाते हैं कभी, तो वही दीर्घवृत्त न रह के क्या बन जाता है, वृत्त बन जाता है। इतनी बात आपको दिमाग में रखनी है। वृत्त में हर जगह जो ये अक्ष है इसको हम बोल देते हैं व्यास, क्योंकि बराबर होता है। एक केंद्र होता है इसका, केंद्र तो इसका भी एक होता है, लेकिन इसकी नाभियां 2 होती हैं, फोकस 2 होते हैं। नाभि क्या होती है वो कभी बात करेंगे, यहां नहीं करेंगे। तो लिखो अब पहला अवधारणा इनका लिखो, परमाणु की सभी कक्षाएं वृत्ताकार नहीं होती हैं, बल्कि कुछ कक्षाएं परमाणु की सभी कक्षाएं वृत्ताकार नहीं होती हैं, बल्कि कुछ कक्षाएं दीर्घवृत्ताकार होती हैं। वो सही बोल रहा है, वो पूरा ढंग से चीज़ों को समझा रही हैं। तो बोल रहा है कि कुछ वृत्ताकार हैं, उसके अंदर ही कई जगह दीर्घवृत्ताकार भी मिल जाएंगी, लेकिन वो बोल रहा है कि कुछ वृत्ताकार हैं और कुछ क्या हैं, दीर्घवृत्ताकार हैं। सारी कक्षाएं वृत्ताकार नहीं हैं। बोर ने बोला था कि क्या है, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं हैं, और इन वृत्ताकार कक्षाओं का नाम उन्होंने KLMN ऐसे करके दिया था। ये बोला कि सारी कक्षाएं केवल वृत्ताकार नहीं हैं, बल्कि कुछ कक्षाएं कैसी हैं, दीर्घवृत्ताकार भी हैं। तो पहला उदाहरण ये हो गया। दूसरा लिखो, चाहो तो डायग्राम बना लो उसके नीचे, इसके नीचे एक डायग्राम बना लो, ऐसा प्लस बनाओ। ये नाभिक हो गया, एक वृत्ताकार कक्षा बनाओ, एक ऐसे दीर्घवृत्ताकार भी बना लो। ज़्यादा बड़ा हमें नहीं करना है, 4-5 नहीं बनाना है फालतू का, बस इतना ही बना लो कि कुछ वृत्ताकार होती हैं तो कुछ दीर्घवृत्ताकार भी होती हैं। दूसरा उदाहरण लिखो,
बस दो ही अवधारणा लिखेंगे, दूसरा अवधारणा लिखो, यह आवश्यक नहीं है कि, यह आवश्यक नहीं है कि, यह आवश्यक नहीं है कि किसी एक कक्षा के सभी इलेक्ट्रॉन, यह आवश्यक नहीं है कि किसी एक कक्षा के सभी इलेक्ट्रॉन किसी एक ही वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमण करें। किसी एक कक्षा के सभी इलेक्ट्रॉन किसी एक ही वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमण करें, बल्कि उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर भी गति कर सकते हैं। दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर भी गति कर सकते हैं। दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर भी गति कर सकते हैं। अब यहां एक बात थोड़ा आपको ध्यान से समझना है कि ये जो बोला है बात, उसको फिर एक बार समझो। उसने बोला है कि नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं, सारी कक्षाएं वृत्ताकार नहीं होती हैं, बल्कि कुछ जो इसमें कक्षाएं होती हैं वो दीर्घ वृत्ताकार होती हैं। ये पहला बात बोला। और दूसरा बात उसने क्या बोला है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एक कोई कक्षा है, तो बोल रहा है कि इस कक्षा के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, मान लो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये क्या बोल रहा है कि किसी कक्षा के सारे इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर ही गति करें, ये आवश्यक नहीं है। इसी कक्षा के कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर भी गति कर सकते हैं। तो अजीब सी बात नहीं हो रही है कि रास्ता तो एक ही है, तो फिर ये दूसरे रास्ते पे कुछ कैसे गति कर लेंगे। तो यहां से उससे पूछा गया कि भैया ये क्या बोल रहे हो कि कक्षा वृत्ताकार है, उसके बाद एक ही कक्षा, अगर कक्षा वृत्ताकार है तो उसमें गति तो कम से कम वृत्ताकार करेंगे ना। तुम्हारे हिसाब से अगर कोई कक्षा दीर्घ वृत्ताकार है तो उसकी गति दीर्घ वृत्ताकार करेंगे। तो उसने बोला ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए है कि वृत्ताकार कक्षा के अंदर भी, एक कक्षा के अंदर और भी छोटी छोटी कक्षाएं हो सकती हैं, जिनको उप कक्षा हम बोल सकते हैं। तो यहीं से इन्होंने क्या हो गया, उप कक्षा की अवधारणा लेकर आ गए, सब सेल की अवधारणा लेकर आ गए। और एक तरीके से कहा सकता है कि इनकी अवधारणा से ही उप कक्षा की चिंगारी लगी, और ये चिंगारी आगे पूरा एक आग बना देगी, देखेंगे हम लोग। तो अब ये दो बातें लिख लिए हो गए, अगर समझ गए ना जो मैं बोल रहा हूं, ये जो बात मैं बोल रहा हूं समझ गए ना, कि जब वो बोल रहा है कि एक ही कक्षा के सारे इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर ही गति नहीं करते हैं, संभव है कि वो क्या करें, दीर्घ वृत्ताकार पर भी गति कर सकते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है। ये रूम जो है, इस रूम में मैं बोलता हूं कि मैं रूम में जाके टेबल पर सो जाऊंगा, रूम में नहीं सोता हूं, रूम में टेबल में सोता हूं, तो पक्का है कि दिमाग लग जाएगा कि यार टेबल रूम के अंदर ही होगा, तभी तो ऐसा हो रहा है ना। तो वैसे ही इनकी इस बात से उप कक्षा की चिंगारी लगी, जो आगे हम देखेंगे आधुनिक वाले में पूरी एक आग बन के निकलेगी, और एक और बात इससे निकल जाएगा। तो नीचे लिखो निष्कर्ष। ये तो अवधारणा बस दो ही हमको रखना है दिमाग में। अब लिखो निष्कर्ष। निष्कर्ष लिखिए इसके नीचे, और निष्कर्ष में लिखिए इस अवधारणा से, निष्कर्ष में लिखना है इस अवधारणा से कक्षा और उपकक्षा की अवधारणा, कक्षा और उपकक्षा की अवधारणा पर प्रकाश पड़ता है। पर प्रकाश पड़ता है मतलब बताया जाता है। तो लिख लो इस अवधारणा से कक्षा एवं उपकक्षा की अवधारणा पर प्रकाश पड़ता है। और तुम लोग अपनी भाषा ज्यादा अच्छा समझते हो, तो अपनी भाषा में लिख लो स्टार बना के कि इस अवधारणा ने ही, अपनी भाषा ज्यादा अच्छा समझते हो तो लिखो इस अवधारणा ने ही, इस अवधारणा ने ही उपकक्षा सब सेल की चिंगारी लगाई।
सब सेल उपकक्षा की चिंगारी उत्पन्न की, और आगे हम देखेंगे क्या कैसे क्या इसका कहानी बनेगा। निष्कर्ष हो गया, बस इतना ही हमको जानना है निष्कर्ष इसका। अगला हेडिंग डालो इसमें, बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएं। कमियां तो बोलेंगे नहीं, कमियां ज़्यादा अच्छा शब्द नहीं होता है, ज़्यादा अच्छा शब्द होता है सीमाएं, लिमिटेशंस इंग्लिश में बोलते हैं। लिमिटेशंस ऑफ दी सोमरफेल्ड्स एटॉमिक स्ट्रक्चर, सोमरफेल्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं। सीमाओं में पहली बात अभी समझा दिया मैं आपको कि इनके, अब देखो हमें उस लेवल पे नहीं पढ़ना है ना, नहीं तो मैं आपको वो सब भी करके दिखा देता, लेकिन आवश्यकता ही नहीं है, समय खराब होगा। पहला चीज़ क्या है कि इस मॉडल से व्याख्या सिर्फ उनकी ही हुई जिनके पास इलेक्ट्रॉन कितने हों, एक। तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो प्लस लगा देंगे इस पर 1, तो क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को। ये आयन क्या है बता चुका हूं पहले मैं आपको पिछले लेक्चरों में, तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन क्या बचेगा, 1। लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लगा दो, तो फिर इलेक्ट्रॉन 1 बचेगा। केवल जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा उनके बारे में ही अध्ययन किया, ये मॉडल उनकी व्याख्या कर पाता है, बाकियों की व्याख्या नहीं कर पाता है। तो पहला बात यही लिखो, यह मॉडल सीमाएं एग्जाम में आता है तो 3-4 लिख लेते हैं। यह मॉडल 1 इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की ही व्याख्या कर सकता है। 1 इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की ही व्याख्या कर सकता है। अब देखो टेक्निकली ये प्लस वाले परमाणु थोड़ी नहीं है, तो आयन हो गए हैं ना, परमाणु तो उदासीन होता है, परमाणु तो उदासीन होता है, लेकिन जनरली हम यहाँ पे शब्द यूज कर ले रहे हैं क्योंकि हमें उतना साइंटिफिकली भी यहाँ पे नहीं चलना है कि पूरा चीज़ें, तो आप ऐसे परमाणुओं का अध्ययन किया जाता है जिनके पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्या लिखे हैं, यह मॉडल केवल 1 इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की ही व्याख्या कर सकता है। 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की व्याख्या करने में यह असफल रहा। 1 से अधिक इलेक्ट्रॉनों वाले परमाणुओं की व्याख्या करने में यह असफल रहा। अगली बात जो हमको समझना है, नई बात अभी यहाँ पे जुड़ेगी। अगला बात लिखो, यह मॉडल, अभी ये दूसरी बात आपको मैं बोर के परमाणु मॉडल की पृष्ठभूमि में समझाऊंगा, इसलिए इसको पढ़ाने के बाद समझा रहा हूँ, क्योंकि आधुनिक के बाद समझेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, आधुनिक से पहले ही समझना पड़ेगा कुछ छोटी छोटी बातों को। दूसरा लिखिए, यह मॉडल इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति। अब देखो इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति, प्रकाश की द्वैती प्रकृति तो हमको पढ़ना ही है, पता ही है, पहले पढ़ भी चुके हैं। तो यह मॉडल इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति, डुअल नेचर प्रकृति का व्याख्या नहीं कर पाया। क्या है अभी बताऊंगा मैं आपको। ऐसा कहा जाता है कि जैसे प्रकाश 2 तरीके से पाया जाता है ना, प्रकाश तरंग भी है और प्रकाश कण भी है। इसलिए आप जब प्रकाश पढ़े थे फिजिक्स में तो आप देखते हैं कि एक किरण प्रकाशिकी होता है और एक तरंग प्रकाशिकी होता है। तो तरंग और कण दोनों के रूप में माना जाता है, डुअल नेचर ऑफ लाइट। तो इलेक्ट्रॉन को भी तरंग और कण दोनों के रूप में माना जाता है। और आगे हम चल के देखेंगे कि एक विद्वान है डी ब्रोगली करके एक विद्वान है, वो कणों का या पदार्थ का, डी ब्रोगली साहब क्या करेंगे, पदार्थ की द्वैती प्रकृति बताएंगे। पदार्थ की द्वैती प्रकृति कि जो पदार्थ होते हैं उनके भी 2 प्रकृति होती हैं। बहुत मज़ेदार चीज़ है, आगे समझोगे तो कॉमन लाइफ के लिए भी बहुत कुछ बातें इसमें समझ में आएंगी। तो ये नहीं कर पाया। प्रकाश की द्वैती प्रकृति तो है ही, पदार्थ की भी। पदार्थ क्या होता है, पूरा शुरू के 2-3 लेक्चर इसी पर आधारित रहे कि पदार्थ क्या होता है, द्रव्य क्या होता है, द्रव्य की द्वैती प्रकृति। यह मॉडल इलेक्ट्रॉन के द्वैती प्रकृति की व्याख्या नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन तरंग भी है, इलेक्ट्रॉन कण भी है, ये व्याख्या ये नहीं कर पाया। तीसरी बात, आगे इसको और समझेंगे हम। तीसरी बात लिखिए, यह मॉडल
ये भी हमको आगे पढ़ना है। यह मॉडल हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। मुख्य रूप से ये 3 कमी दिमाग में रखिए आप। और भी अगर आपको कुछ लिखना है तो आप चाहे तो एक बात और लिख सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के परमाणु की व्याख्या उतना बेहतर ये तरीके से नहीं कर पाया। एक और पीछे जो हमने पढ़ा था देख सकते हैं कि यह हाइजेन वर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत, ये क्या है लिखवाऊंगा, बताऊंगा मैं आपको, मेंस में पूछ सकता है। यह हाइजेन वर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत की भी व्याख्या नहीं कर पाया। अब ये सब चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही होंगी कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है। इनको अलग से नोट डलवा के मैं भी पढ़ाऊंगा। पहले इसका मॉडल पूरा खत्म हो जाए उसके बाद। तो इसका मॉडल हमको इतना ही जानना है। सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल के बारे में इतना ही जानना है। कमियां भी 3-4 आपने यहाँ देख लिया। अवधारणाओं में 2 उनका जान लिया। निष्कर्ष जान लिया कि क्या मुख्य बात उनसे निकल कर आई। इतनी बात आपको दिमाग में रखना है। इतना अगर हो गया हो और इसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग टाइप करिए, और अगर सब समझ में आ रहा है तो भोंपू बजाइए, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटाता हूं। अभी मैं बार बार बोल रहा हूं कि अच्छा, पढ़ाई 2 तरीके से होती है। कुछ लोग तो बोलेंगे हम राम चतुर्लिंगम जैसे, वो बोलेंगे हम तो रट लेंगे सर, इसी को हमको नहीं पढ़ना नहीं समझना और इसी को रट लेते हैं, रट्टा मार लेंगे हम इसको, भले ही चमत्कार का कुछ और हो जाए, एग्जाम में, लेकिन वो रट लेंगे। ठीक है, तो कुछ लोग बोलेंगे हमें 60 में ही पढ़ना है, इतना काफ़ी है, समझ में भी आ गया, अब रट्टा मार लेंगे, सोचते हैं नहीं। चलो मान लेता हूं कि रट्टा मार के इतना तैयार कर लिए, लेकिन एग्जाम में सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल न आकर पूछ लिया कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, पूछ लिया कि हाइड्रोजन का परमाणु स्पेक्ट्रम क्या है, और हमको जीएस के हिसाब से ही पढ़ना है। कहीं भी मैं इसमें आपको नीट जेई या टेक्निकल बातों पे नहीं ले जा रहा हूं, जो सिंपल बातें हमको समझनी है उस तरीके से ही पढ़ रहे हैं। तो इन बातों ये पूछ लेगा कि इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति क्या है या प्रकाश की द्वैती प्रकृति क्या है, तब क्या करेंगे। तो इस बात को समझने के लिए हमको बाकी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा स्टडी करना जरूरी है, और मैं तो पढ़ाऊंगा ही, आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है कि नहीं हम तो रट ही लेंगे, तो इतना आपके क्लास के लिए काफ़ी है, सोमरफेल्ड के लिए। ठीक है, विकास ठाकुर बोल रहे हैं कुछ स्टार्क प्रभाव की भी नहीं कर पाया। हाँ, कई चीज़ें यहाँ पे हैं, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि सारी बातें तो नहीं पढ़ा सकते ना, सारी बातें हमारे लिए काम की नहीं है। अच्छा देखो, मैंने वहाँ पे थोड़ा सा बता दिया था बोहर के मॉडल में कि बोहर का मॉडल स्टार्क प्रभाव नहीं बता पाया, जीमेन प्रभाव नहीं बता पाया। तो ये भी बहुत चीज़ें कमियाँ इनमें भी रही। 4 कमी हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी है, बस समझ होनी चाहिए। चलो इसको मिटा रहा हूँ मैं और आगे बढ़ते हैं। और हम लोग बोहर के मॉडल को बनने में क्या पृष्ठभूमि थी, उन पृष्ठभूमि के सारे पॉइंट्स हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। सारे पॉइंट्स नहीं हो तो अगले लेक्चर में कुछ होंगे। आगे चल के आपको एकदम स्पष्ट पूरा परमाणु के बारे में समझ में आ जाएगा कि परमाणु एग्जैक्ट इसकी संरचना क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अफबाऊ का नियम, हुंड का नियम, ये सब आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम उसको एक विशेष या विशिष्ट साइंस के हिसाब से न पढ़कर सामान्य साइंस के हिसाब से बेसिक तौर पे पढ़ लेंगे कि अफबाऊ का नियम क्या है, हुंड का नियम क्या है, और भी पाउली का अपवर्जन नियम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं। वो सारी बातें तभी समझ में आएंगी जब आधुनिक परमाणु मॉडल आपको समझ में आ जाएगा।
आधुनिक परमाणु मॉडल जब एकदम स्पष्ट समझ में आ जाएगा, क्रिस्टल क्लियर, तो बहुत आसानी से आपको सारी बातें समझ में आएंगी, और नहीं तो सिर्फ रट्टा मारना पड़ेगा। तो हम लोग आधुनिक परमाणु मॉडल पर पहुँचे, उससे पहले पृष्ठभूमि को समझते हैं कि पृष्ठभूमि में क्या क्या बोले थे। कोई कुछ बोल रहा है, स्टार्क प्रभाव की भी व्याख्या नहीं, विकास पूछ रहा था। क्या पूछ रहे हैं? अच्छा, नहीं कर पाया। हाँ, नहीं कई चीज़ों के बारे में नहीं बता पाया नहीं, ये मैं तो बोल रहा हूँ कि इतनी कमियां थी, सारी कमियों के बारे में हमें नहीं जाना है। जो 4 कमी लिखा हूँ उसको दिमाग में रखो और पृष्ठभूमि पर आ जाओ। अब आगे हेडिंग डालो आप लोग। आज की अगली हेडिंग जो रहेगी वो रहेगी बोहर। अब बैक में हम लोग जा रहे हैं, गजनी पिक्चर जैसा। बाल माल कट गया है, पहले ही शुरुआत में ही दिखा रहा है कि गजनी को मारने जा रहे हैं भाई, और अब हम लोग पीछे चल रहे हैं, देखते हैं कि पीछे क्या क्या कहानी हुई है। थोड़ा सा बैक में पहुंच रहे हैं, फिर आधुनिक पर आएंगे। तो बोहर के परमाणु मॉडल की पृष्ठभूमि, यही हेडिंग था। और ये मैंने आपको 22वें लेक्चर में शुरुआत में ही बताया था, वहाँ एक्सप्लेन नहीं किया था, छोड़ दिया था, क्योंकि बोहर का मॉडल में समझाना ज़्यादा था, इसलिए मैंने पहले बोहर के मॉडल को ही समझाया, और वो आपके मेंस में आ भी चुका है। मैं बोर बोलूँ या बोहर बोलूँ एक ही बात है, हिंदुस्तानी है, कोई बोर बोलता है कोई बोहर बोलता है, सही नाम बोर है। तो बोहर के परमाणु मॉडल की पृष्ठभूमि में आप जाके देखो किन किन बातों की मैंने बात किया था। सबसे पहले बात किया था कि प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति के बारे में बात किया था कि ये हमको पढ़ना है। फिर पूरी बात रिपीट करूं उससे बढ़िया है कि एक एक पढ़ते रहते हैं। 22वें लेक्चर में जाके आप देख सकते हैं, पूरा डायग्राम बनाया हूं। डायग्राम फिर यहाँ पे एक एक करके बनेगा, लेकिन अब समझते हैं कि प्रकाश की प्रकृति क्या है। समझो, सबसे पहले तो बात आती है कि प्रकाश है क्या। तो हमको पता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो क्या करता है, मानव, हम लोग देख पा रहे हैं, बाकी जीवों में भी, जो क्या करता है, जीवों की दृष्टि पर संवेदना उत्पन्न करता है, जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। इतना टफ नहीं समझना है, वैसे भी फिजिक्स हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो इतना दिमाग में रखो। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके होने से वस्तुएं दिखाई देती हैं और न होने से वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। जब भी ये परिभाषा मैं बोलता हूं, बच्चे बोलते हैं सर आंख बंद कर लेते हैं, या अंधेरे में भी तो हम थोड़ा बहुत देख ही लेते हैं। तो भैया पूरा अंधेरा होता कहाँ है? थोड़ी बहुत लाइट तो कहीं ना कहीं से आपको आई जाती है ना, तारों से, रात को भी, चाहे वो हमारा चंद्रमा है, वही सूर्य से प्रकाश लेके थोड़ा बहुत नीचे भेज देता है। पूरा अंधेरा मतलब आंख बंद कर लो या आंख खत्म हो गई, आंख ही नहीं है, तब देखो दिखाई दे तो बताओ। तो प्रकाश ही वो ऊर्जा है जिसके कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, या फिर वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं न होने पर। अब देखो, प्रकाश जो है, प्रकाश के अध्ययन कोई जिस शाखा में हम करते हैं उसको बोलते हैं प्रकाशिकी। प्रकाश का अध्ययन विज्ञान की जिस ब्रांच में करते हैं उसको बोलते हैं प्रकाशिकी। और प्रकाश को बाद में चलकर एक किरण के रूप में अध्ययन किया गया, रे के रूप में, तरंग ही एक तरीके से है, बट दूसरा तरंग के रूप में अध्ययन किया गया, किरण और तरंग के रूप में। तो इसको बोला गया किरण प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स। और जब इसको किया गया तरंग को, तरंग प्रकाशिकी, तो उसको बोला गया क्या, वेव ऑप्टिक्स। अब फिजिक्स पूरी कहानी नहीं करेंगे, थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ कि प्रकाश का अध्ययन प्रकाशिकी मतलब ऑप्टिक्स नामक ब्रांच में किया जाता है, और प्रकाश का अध्ययन फिजिक्स में किरण और तरंग के हिसाब से किया जाता है। तो एक किरण प्रकाशिकी और एक तरंग प्रकाशिकी। अब बताते हैं कि प्रकाश की प्रकृति क्या, मतलब क्या है, ये क्या था यहाँ पे, क्यों इस बात को यहाँ पे लाया गया है। तो पहले समझो कि प्रकाश को सबसे पहले 1667 में या 76 में, एकदम श्योर यहाँ पे समय नहीं मिलता, न्यूटन जो थे, न्यूटन साहब ने बोला कि प्रकाश क्या है, कण है।
प्रकाश एक कण है और प्रकाश का कणिका सिद्धांत इन्होंने दिया। प्रकाश का कणिका सिद्धांत एग्जाम में पूछ लेगा कभी। प्रकाश का कणिका सिद्धांत इन्होंने दिया, बट ये प्रकाश का न्यूटन साहब ने प्रकाश को कण माना, प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया, लेकिन ये बहुत जल्दी ही असफल हो गया। बहुत जल्दी ही ये असफल हो गया, फेल हो गया, गलत हो गया। थोड़ा सा आइडिया रहे कि क्यों गलत हो गया, तो ये बड़ा ही खतरनाक बात हो रही थी इनसे। आपको पता है कि प्रकाश में बहुत से गुण पाए जाते हैं। प्रकाश में, ये सब आपको अपने कॉपी में ऐसे बना लेना है, प्रकाश के कई गुण होते हैं। प्रकाश सरल रेखा में चलता है, पढ़े हैं आप लोग फिजिक्स में, सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में व्यतिकरण होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है। अब कुछ लोगों को तो ये लग रहा होगा कि ये सब क्या हैं, तो ये क्या है यहाँ पे बात नहीं करेंगे, फिजिक्स में करेंगे। लेकिन प्रकाश में ऐसे बहुत से गुण पाए जाते हैं, तो इनके सिद्धांत से प्रकाश के कई गुणों की व्याख्या तो की जा सकी, कई गुणों की व्याख्या इससे हो गई, सबकी नहीं, कई गुणों की व्याख्या हो पाई। लेकिन ये गलत मुख्य रूप से क्यों हुआ, तो हमको पता है कि प्रकाश का जो चाल होता है, गलत क्यों हुआ ये दिमाग में रखो। प्रकाश का चाल जो होता है, हमको पता है कि विरल माध्यम में, विरल माध्यम जहाँ पर माध्यम के कण क्या है, दूर दूर हैं, विरल माध्यम में क्या होती है, तेज ज़्यादा होती है, निर्वात मिश्रित तो तेज चलता है। और सघन माध्यम में प्रकाश क्या होता है, धीरे चलता है। अभी जो हमको पता है आज के समय में उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये आज की अवधारणा है। सघन माध्यम में प्रकाश कैसा चलता है, धीरे चलता है। सघन विरल किसी को आइडिया नहीं तो बस इतना समझ लो, सघन मतलब ऐसा माध्यम, कोई ऐसा माध्यम है जिसके मॉलिक्यूल बहुत पास पास हैं, बहुत पास पास अगर उसके अणु हैं तो उसको हम बोलेंगे सघन माध्यम। और जिसके अणु बहुत दूर दूर हैं, जिसके अणु दूर दूर हैं उसको हम बोलेंगे विरल माध्यम। तो आज की अवधारणा बोलती है कि विरल में तेज चलता है, सघन में धीरे चलता है। लेकिन ये न्यूटन साहब क्या बताए थे, न्यूटन साहब उल्टा बता रहे थे, और इनके प्रयोग से उल्टा हो भी रहा था। न्यूटन के हिसाब से उल्टा हो जा रहा था। क्या विरल माध्यम में न्यूटन के हिसाब से क्या हो जा रहा था, धीरे हो जा रहा था, और सघन माध्यम में न्यूटन के हिसाब से क्या हो जा रहा था, तेज हो जा रहा था। जो प्रैक्टिकली देख रहे थे तो गलत मिल रहा था कि ऐसा हो ही नहीं रहा था। और इसलिए इनका एक मुख्य कारण ये था, और भी कई कारण थे। इसलिए इनका न्यूटन ने जो कण माना, ये सिद्धांत खत्म हो गया कि नहीं, कण तो आप बोल रहे हो लेकिन कण की व्याख्या सही नहीं हो पा रही है इससे, तो आपका जो कणिका सिद्धांत है वो खत्म हो गया। लगे हाथों थोड़े समय बाद, यहीं से तीर निकालता हूँ, थोड़े समय बाद एक व्यक्ति और आया इन्हीं के समय में। 17वीं शताब्दी है ना, देखो 17वीं शताब्दी है। इसी 17वीं शताब्दी में एक व्यक्ति और आया 1687 के आसपास, एग्जैक्ट डेट पे नहीं जाना है आपको, 17वीं शताब्दी है, बस इतना दिमाग में रखो। 17वीं शताब्दी है। इसका नाम था हाइगेन, नाम जरूर सुने होंगे आप लोग, हाइगेन। हाइगेन ने बोला कि यार जो प्रकाश है वो मेरे हिसाब से तो तरंग लग रही है, प्रकाश मेरे हिसाब से क्या है, तरंग है। अब समस्या आती है कि तरंग क्या है, तो पानी में आप जाके देखना, ये तालाब है, तालाब में एक पत्थर फेंक देना, पत्थर फेंकोगे तो पानी ऐसे ऐसे करके किनारे तक जाता है। तो तरंग क्या है, किसी माध्यम में उत्पन्न ऐसा विक्षोभ होता है, जो ऊर्जा को हमने यहाँ से फेंका तो एक ऊर्जा इसमें आई, उस ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाके क्या करता है, ट्रांसफर करता है, भेजता है। तो तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न ऐसा विक्षोभ होता है जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता है, ट्रांसफर करता है, स्थानांतरित करता है। तो उसने बोला कि यार प्रकाश कण नहीं है बल्कि तरंग है, और उसने अपना सिद्धांत दे दिया कि प्रकाश, और बोला गया कि ये क्या है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत है। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दे दिया, प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेन भाई ने दे दिया। अब तो है नहीं, इन्होंने तरंग दे दिया। इनके ही
अच्छा हुआ क्या कि इनके भी माध्यम से बहुत से इसमें से गुणों की बहुत आसानी से व्याख्या हो सकी। कई गुणों की खासकर व्यतिकरण की व्याख्या बहुत अच्छी हुई इससे, तरंग से। विवर्तन की भी व्याख्या हुई, कई चीज़ों की व्याख्या तरंग से भी हो गई। बट आगे चलकर लोगों ने, आगे चलकर एक और व्यक्ति आए जिनका नाम था प्लांक। और मैंने आपको बोर के मॉडल में सबसे पहले यही बताया था, सबसे पहला लाइन यही लिखवाया था कि बोर का मॉडल प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। याद करिए, बोर के मॉडल की पहली लाइन ही मैंने यही लिखवाया था, कॉपी में भी लिखा होगा, पीछे लेक्चर नंबर 22 के वीडियो में भी जाके देख सकते हैं। तो प्लांक साहब ने आके यहाँ पे क्या किया कि इस न्यूटन के ही सिद्धांत को थोड़ा और अच्छा किया, क्योंकि ये तो गलत हो गया था। तो इन्होंने क्या बोला, प्लांक ने ये बोला कि प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या होता है, एकदम सतत नहीं चलता है। सतत मतलब क्या समझ रहे हो, जैसे मान लो ये लाइन है ना, तुम लोग तो वैसे भी यूनिट 9 पढ़ा दिया हूं तुम लोगों को, तो आप लोगों को बताया था, याद करिए, डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल, याद आ रहा है? डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल। डिजिटल सिग्नल सतत नहीं हो रहा था, समय का सतत फलन नहीं बन रहा था, और एनालॉग सिग्नल क्या हो रहा था, समय का सतत फलन बन रहा था। तो सतत तो शब्द और हमको कई बार सुनना पड़ेगा यहाँ। ऐसे एक रेखा सीधी चल रही है कहीं कोई चीज़, तो इसको बोलेंगे सतत है, और टूट टूट के चले, रुक रुक के चले, तो बोलेंगे असतत है। सतत, कंटिन्यूअस, और टूट टूट कर, रुक रुक कर चल रही है, तो ये क्या बोलते हैं, असतत। जैसे आप लोगों के क्लास में कई लोग हैं ना जो सतत हैं, लगातार क्लास लेते हैं, और कुछ लोग असतत हैं, एक दिन लेते हैं फिर दूसरे दिन टूट जाते हैं, खटिए पर, चारपाई पर टूटे रहते हैं 10 बजे 11 बजे तक, क्लास खत्म हो गई फिर उठते हैं, और टूट टूट कर चलते हैं, वो असतत हो जाते हैं, फिर अगले दिन आ जाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला प्लांक ने कि प्रकाश जो है, प्रकाश का उत्सर्जन कणों के रूप में ही होता है, कणों के रूप में होता है। लेकिन कैसे होता है, तो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेट के रूप में होता है, पैकेट के रूप में होता है। ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेट के रूप में होता है। उन्होंने बोला कि जैसे ये लाइट जल रही है ना, बोले कि लाइट जो निकल रही है, वहां से प्रकाश निकल रही है, प्रकाश स्रोत से। ट्यूब लाइट क्या है, प्रकाश स्रोत है। उस प्रकाश स्रोत से जो लाइट निकल रही है वो सतत नहीं निकल रही है किरण वहां से। वो बोल रहे हैं कि वहां से ऊर्जा के पैकेट बना के ट्यूबलाइट इसे फेंक रहा है, रुक रुक के। एक बार फेंक दिया थोड़ा सा, फिर रुक गया, फिर एक बार फेंक दिया, फिर रुक गया, फिर फेंक दिया, फिर रुक गया, ऐसे चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि प्रकाश का जो उत्सर्जन होता है वो छोटे छोटे बंडल या पैकेट के रूप में विविध रूप से होता है और सतत रूप से होता है। और जो ये ऊर्जा के बंडल या पैकेट हैं, इन्हीं ऊर्जा के बंडलों या पैकेटों को हम क्या बोल देते हैं, फोटोन। इसी का नाम बोल दिया जाता है क्या, फोटोन या क्वांटा। चाहे फोटोन बोलो चाहे क्वांटा बोलो। और आजकल क्वांटम थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स ही बन गया है। हम देखेंगे क्वांटम और क्या है। पहले जनरल हम बात समझ रहे हैं कि प्लांक साहब आके फिर कणों पर बात कर दिए, और इन्होंने, अब ये लंबी चीज़ें हैं, इतना हमको बात करना नहीं है। तो इन्होंने जब ये बात बताई तो यहाँ की कमियां दूर हो गई, फिर कण के माध्यम से चीज़ें आ गईं। अंततः आकर एक सिद्धांत ये बना कि भैया प्रकाश की द्वैती प्रकृति होती है, प्रकाश की द्वैती प्रकृति होती है। क्योंकि प्लांक जो बोल रहे हैं ये भी सही है, और जो ये हाइगन बोल कर गया है तरंग के रूप में, ये भी सही है। प्रकाश तरंग के रूप में भी होता है, और प्रकाश फोटोन के रूप में भी होता है, कण के रूप में भी होता है। मतलब समझ लो कि जैसे फिल्मों में हम देखते हैं कि कोई एक्टर रहता है और वो एक्टर कई काम करता है, तो कई जगहों पर, अलग अलग जगहों पे अपनी अलग अलग औकात दिखाता है, वो
औकात ही बोले उसको, जल्दी समझ में आएगा। अलग अलग जगहों पे अलग अलग औकात दिखाता है। जब एक्ट्रेस के पास जाता है तो कुछ अलग औकात दिखाता है अपना, और जब विलेन के पास जाता है तो अलग अवतार दिखाता है या अलग औकात दिखाता है। जैसा माहौल रहता है वैसा औकात दिखा देता है। आप लोग भी करते हो, जैसा माहौल रहता है वैसा औकात दिखा देते हो। तो प्रकाश भी वही काम करता है। इसको जैसा माहौल मिलता है वैसी औकात दिखाता है। कहीं कहीं तरंग के रूप में दिखा देता है अपने आप को, तो कहीं कहीं किसमें कण के रूप में दिखाता है। तो आज ये बात एकदम पुख्ता हो गई है कि प्रकाश की दो प्रकृति होती है, ड्यूअल नेचर होता है। कुछ जगहों पर तो प्रकाश कणों के रूप में बिहेव करता है, तो कुछ जगहों पर प्रकाश तरंग के रूप में बिहेव करता है। ये बात आज पुख्ता हो गई है, और इसको पुष्टि करने के लिए कई अलग अलग प्रकार के डेरिवेशंस, कई अलग अलग प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं, जिन पर हमें जाने की आवश्यकता है नहीं। तो अभी अच्छा, एक बात तो अभी आपके दिमाग में रहना है कि इसको पढ़ने से बोहर के मॉडल में क्या हमको फायदा रहा, तो वो तो मैं बताऊंगा। पहले बेसिक तो समझो कि ये होता क्या है। तो ये बात समझ गए कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में क्या, कि प्रकाश को सबसे पहले कण माना गया, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, बट ये असफल हो गया। इन्हीं के समय में हाइगन ने तरंगिका का सिद्धांत दिया। एक मिनट, तरंगिका का सिद्धांत दिया, और तरंगिका का सिद्धांत जो है ये चला। फिर बाद में प्लांक आए, मैक्स प्लांक, इन्होंने फिर कण वाले चीज़ को थोड़ा सा और अलग तरीके से घुमा फिरा कर अलग तरीके से बोला, और पुष्टि हो गई इस बात की। तो अंततः ये बात क्लियर हो गया कि प्रकाश की दो प्रकृति होती है, प्रकाश कणों के रूप में भी चलता है और प्रकाश तरंग के रूप में भी चलता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब इसको समराइज करो। डायग्राम तो भले ही बना लिए होगे कॉपी में जैसे मैं बना रहा हूं, लेकिन समराइज करके इसका 4-5 लाइन में लिख लो। हेडिंग डालो प्रकाश की प्रकृति, हेडिंग डालो प्रकाश की प्रकृति, और इसको समराइज कर लो 4-5 लाइन में। भाई अक्सर लोग ये बोलते हैं ना कि ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास में सब बढ़िया से चलता है, लिखते हैं, कोई भी पीपीटी लगाकर तुरंत नहीं चले जाते कि स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में लिखो। वो पढ़ाई किस काम की कि स्क्रीनशॉट ले लिया और फिर बाद में घर पे बैठ के लिख रहे हैं। अरे भाई साथ ही साथ लिख लो ना, तो इसलिए मैं बोल के लिखवा रहा हूँ निष्कर्ष। लिखो, लिखो प्रकाश की प्रकृति के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने, प्रकाश की प्रकृति के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसी में से 4-5 लाइन लिखवा दे रहा हूं। प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया, परंतु यह सिद्धांत असफल रहा, परंतु यह सिद्धांत असफल रहा। पहला पॉइंट है ये, यह सिद्धांत असफल रहा जिसका एक मुख्य कारण, और भी कई कारण थे, जिसका एक मुख्य कारण यह था कि, जिसका एक मुख्य कारण यह था कि इस सिद्धांत के माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक, देखो न्यूटन साहब अधिक बता दिए थे ना, इनके माध्यम से सघन, इनके सिद्धांत के माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल कम पाई जाती थी या कम पाई गई, जो कि वास्तविकता का एकदम विपरीत है, जो कि वास्तविकता का एकदम विपरीत है, जो कि वास्तविकता का एकदम विपरीत है। बस इतनी बात दिमाग में रखना है। आगे लिखो, 17वीं शताब्दी में ही दूसरा बिंदु,
पॉइंट नंबर 2, 17वीं शताब्दी में ही हाइगन के द्वारा प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। हाइगन के द्वारा प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। जिसमें प्रकाश को तरंग माना गया, जिसमें प्रकाश को तरंग माना गया। बस इतना ही निष्कर्ष में दिमाग में रखना है। अगला लिखो, प्लांक का सिद्धांत। ये एग्जाम में पूछ सकता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग अलग से ढंग से थोड़ा सा लिख लेते हैं। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, इसको मिटा दे रहा हूं। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, प्लांक बहुत बाद में बताया, ये बात 1900 में बताया। कुछ लोग 1901 बोलते हैं, कुछ लोग 1902 बोलते हैं। अपने को सन पे लड़ाई नहीं करनी है। अलग कुछ किताबें 1901, कुछ किताबें 1902 बोलती हैं। तो लिखो प्लांक का सिद्धांत में लिखो, इस सिद्धांत का प्रतिपादन, इस सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1900 एडी में, 1900 ईस्वी में, वर्ष 1900 ईस्वी में विद्वान मैक्स प्लांक के द्वारा किया गया। विद्वान मैक्स प्लांक के द्वारा किया गया। विद्वान मैक्स प्लांक के द्वारा किया गया। लाइन चेंज करके लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार किसी प्रकाश स्रोत से, जैसे ट्यूबलाइट क्या है, प्रकाश स्रोत है, किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश का उत्सर्जन सतत रूप से नहीं होता है। प्रकाश का, सारी बात जो समझा दिया हूं वही लिखवा रहा हूं। प्रकाश का उत्सर्जन सतत रूप से नहीं होता है। प्रकाश का उत्सर्जन सतत रूप से नहीं होता है, बल्कि प्रकाश का उत्सर्जन ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है। बल्कि प्रकाश का उत्सर्जन ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है। बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है। लाइन चेंज करके लिखो, ऊर्जा के इन्हीं छोटे बंडलों या पैकेटों को, ऊर्जा के इन्हीं छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों को, ऊर्जा के इन्हीं छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों को फोटॉन अथवा क्वांटा कहते हैं। फोटॉन अथवा क्वांटा कहते हैं। फोटॉन अथवा क्वांटा कहते हैं। एक बात और लिख लो, क्योंकि ये बात आपको समझा भी चुका हूं। उन्होंने बोला कि जैसे मान लो ये प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत से छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट निकल रहे हैं, और जो ये छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट निकल रहे हैं, इन्हीं पैकेटों का नाम क्या है, फोटॉन। फोटॉन नहीं बोलना है तो क्वांटा बोल दो, क्वांटा है। तो उन्होंने बोला कि प्रत्येक फोटॉन जो होते हैं इनकी ऊर्जा कितनी होती है। प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा, एग्जाम में लिखने को आ जाए तो आप लिख सकते हैं प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा कितनी होती है। तो ऊर्जा को अगर ई से दिखाएं तो उन्होंने बोला कि अनुक्रमानुपाती होती है, समानुपाती होती है किसके, तो आवृत्ति के। जो प्रकाश की आवृत्ति है ना, उस आवृत्ति के, आवृत्ति क्या है पीछे मैं बता चुका हूं।
पीछे लेक्चरों में आवृत्ति बता चुका हूं, और आवृत्ति को आप सिंबल से दिखाना चाहेंगे तो एक ऐसा सिंबल होता है V जैसा, जिसको न्यू बोलते हैं, NU, नू, और पढ़ते हैं न्यू, या F से भी दिखा सकते हैं। तो E समानुपाती होता है न्यू। जितनी ज़्यादा आवृत्ति रहेगी उतना ज़्यादा फोटोन में ऊर्जा रहेगा। ये बल्ब जल रहे हैं ना, इन बल्ब से निकलने वाले फोटोनों की ऊर्जा अलग अलग होगी, किसी बल्ब का अलग, किसी बल्ब का अलग। जिसकी आवृत्ति ज़्यादा प्रकाश की होगी, जिस प्रकाश की आवृत्ति ज़्यादा होगी उसके फोटोनों में ज़्यादा ऊर्जा होगी, और जिसमें कम होगी उसमें के फोटोनों में कम ऊर्जा होगी। तो E अनुक्रमानुपाती होती है आवृत्ति के। प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कभी। एक्चुअली लोग पढ़ाते नहीं हैं, जब डीप में पढ़ते नहीं हैं तो उनको लगता है कि क्वेश्चन नहीं आएगा, जब आता है एग्जाम में तब समझ में आता है। जैसे कल हर्षवर्धन पूछ रहा था कि टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सेल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सेल नहीं है। अब प्राथमिक सेल पूछा हुआ है तो जाहिर सी बात, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, ये आप फिजिक्स में आपके सिलेबस में दिया हुआ है, केमिस्ट्री में भी आता है। तो एग्जाम में आने के बाद तकलीफ में है, उससे पहले कि सिलेबस को समझें और पढ़ें। हम सेल की परिभाषा केवल पढ़ने से बात नहीं बनने वाली है। तो यहाँ आपको क्या रखना है कि ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है न्यू के, और इतना तो हम पढ़ेंगे कि जब इसको हटाते हैं तो बराबर लगाते हैं। तो E बराबर क्या लिखेंगे, H न्यू। और ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि H क्या है, प्लांक नियतांक है। पीछे जाके देख लो, पढ़ा चुका हूँ कि H क्या है, प्लांक नियतांक है, स्थिरांक है, और इसका मान H बराबर होता है 6.626। थोड़ा बहुत अंतर पॉइंट में मिल जाएगा आपको कहीं, 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। तो ये आपको याद रहे ना रहे, ये जरूर दिमाग में रखना है कि प्रकाश की आवृत्ति जितनी ज़्यादा रहेगी उसके फोटोनों की ऊर्जा उतनी ज़्यादा रहेगी। और ये बात मैक्स प्लांक ने बोला था। अभी आपको सिर्फ इतना दिमाग में रखना है, प्लांक के बारे में एग्जैक्ट इसका रोल क्या था बोहर में हम देखेंगे। अब मैक्स प्लांक की बात हो गई, लगे हाथों अगला हेडिंग डालो, प्रकाश की द्वैती प्रकृति। प्लांक की बात हो गई, प्लांक की बात इससे ज़्यादा हमें नहीं करनी है। अगला हेडिंग डालो, प्रकाश की द्वैती प्रकृति। प्रकाश की द्वैती प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश की द्वैती प्रकृति, इसमें 2 लाइन केवल हमको लिखना है। प्रकाश की द्वैती प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ लाइट, इसमें लिखिए। इसको 2 लोग मिलके इसको प्रूफ किए थे। मैं उनका नाम बता के और आपको टेंशन नहीं ले रहा हूँ। एक डेविसन जर्मर 2 व्यक्ति थे और एक हर्टस थे। इन लोगों के द्वारा ये प्रूफ भी हुआ, बट हम उतना डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, बस इतना समझो। लिखो, वर्तमान में यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि, वर्तमान में यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि, वर्तमान में यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि प्रकाश तरंग एवं कण दोनों रूपों में पाया जाता है। प्रकाश तरंग एवं कण दोनों रूपों में पाया जाता है। और प्रकाश की तरंग प्रकृति प्रकाश के कुछ गुणों की व्याख्या करती है। कुछ गुणों की व्याख्या करती है, फिजिक्स की बात है, यहाँ डिटेलिंग नहीं करेंगे। प्रकाश का तरंग गुण प्रकाश के कुछ गुणों की व्याख्या करती है, जबकि प्रकाश का कण गुण, प्रकाश का कणीय प्रकृति, प्रकाश की कणीय प्रकृति इसके कुछ अन्य गुणों की व्याख्या करती है। अन्य गुणों की व्याख्या करती है, और इस प्रकार
दोनों प्रकृति मिलकर प्रकाश के सभी गुणों की व्याख्या कर देती हैं। और इस प्रकार ये दोनों प्रकृति मिलकर अकेले एक सारे गुणों की व्याख्या नहीं कर पाएगी, अकेले ये भी नहीं कर पाएगी। कुछ का ये कर देती है, कुछ का ये कर देती है, कुछ कॉमन है, कुछ का दोनों करते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनका केवल कण करेगा, कुछ ऐसे हैं जिनका केवल तरंग करेगा, ठीक है। लेकिन दोनों मिलकर प्रकाश के सभी गुणों की व्याख्या कर देते हैं। तो लिखिए, दोनों प्रकृति मिलकर प्रकाश के सभी गुणों की व्याख्या कर देते हैं। ये प्रकाश की डुअल नेचर ऑफ लाइट की बात है। ये आगे चल के कई विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इस बात को समझाया, आइंस्टीन भी इसमें शामिल रहे हैं, बट हमें उस पर डिटेलिंग करने की ज़रूरत है नहीं। अब आज की क्लास का समय मुझे लग रहा है कि लगभग 1.5 घंटे होने वाले हैं। तो इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है क्या, इसी से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक, क्या, विद्युत चुंबकीय तरंग, जो मैंने आपको फिजिक्स में पढ़ा चुका हूँ विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में बहुत डिटेल में। और उसके साथ साथ सुदूर संवेदन पढ़ाया था आप लोगों को। उस सुदूर संवेदन में भी विद्युत चुंबकीय तरंगों को फिर से पढ़ाया था। लेकिन अब ये टॉपिक हम लोगों के टॉपिक में आ रहा है, तो यहाँ भी बातें कर लेंगे इतना कि बात समझ में आए, लेकिन अभी नहीं। अगले लेक्चर में हम लोग बोहर के परमाणु मॉडल की पृष्ठभूमि की कुछ और बातों की बात करेंगे, मतलब कुछ और बातों को समझेंगे। मतलब अगला लेक्चर पूरा इसी पर डेडिकेट रहेगा, 1 घंटे 1.5 घंटे का। फिर आधुनिक परमाणु मॉडल पे आएंगे, तभी आधुनिक परमाणु मॉडल समझ में आएगा। उससे पहले आपके मन में एक क्वेश्चन उठ सकता है, उसका समाधान करते हुए आज की क्लास बंद करते हैं कि सर ये तरंग और कण में कुछ अंतर है क्या? तो अंतर तो बहुत है, लेकिन अगर कोई हमसे पूछ ले कि तरंग और कण में क्या अंतर है, थोड़ा एक एक लाइन का कुछ डेफिनेशन दे पाओगे क्या? तो हेडिंग डाल लो, नोट डालो, एक नोट डालो और नोट में लिखो तरंग और कण में अंतर। तरंग और कण में अंतर। वैसे आईपीएल चल रहा है, आप चाहो तो ऐसे लिख लो, तरंग बनाम कण, तरंग वर्सेस कण। तरंग क्या है? तरंग को वेव और कण को पार्टिकल। इनमें क्या कुछ अंतर है? डेफिनेटली अंतर है, तभी तो इतना मेहनत कर रहे हैं। लेकिन कभी यही हमसे कोई पूछ लिया कि कण और तरंग क्या होते हैं, थोड़ा इनके बारे में एक लाइन बता दो, तो आप बता पाओ, इसलिए लिखो। सबसे पहले कण के बारे में समझो लिखने से पहले। जैसे मान लो ये इंक है, ये एक कण है, तो ये कण क्या है? ब्रह्मांड में कहीं भी अगर हम देखेंगे तो ये कण क्या कर रहा है? इसका एक निश्चित स्थान घेर ले रहा है यहाँ पे, और यहाँ बहुत सी तरंगे भी हैं, लेकिन उन तरंगों में मैं भी खड़ा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो ये एक विशिष्ट स्थान घेर लेते हैं, वो विशिष्ट स्थान नहीं घेरते हैं। सबसे पहला बिंदु लिखो कण का परिभाषा में, कण में पहला बिंदु लिखोगे, कण में पहले लिखो एक कण अंतरिक्ष में, एक कण अंतरिक्ष में स्पष्ट स्थान ग्रहण करता है, स्पष्ट स्थान ग्रहण करता है। अरे तुम अभी आए हो, मेरा दिमाग खराब मत करो, नालायक कहीं के आके, और नहीं तो तुम भोंपू बजा रहे हो, झुनझुना बजा रहे हो। इधर स्वागत नहीं किए तुम कमेंट में, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, लेकिन झुनझुना बजा दिए आते ही। ऐसे कैसे पढ़ाई होगी? क्लास खत्म हो रहा है, फिर आके झुनझुना बजा रहे हैं। लिखो एक कण अंतरिक्ष में स्पष्ट स्थान ग्रहण करता है, स्पष्ट स्थान ग्रहण करता है तथा स्थानीकृत होता है, तथा स्थानीकृत होता है। इसी बात को आप स्थानीकृत केवल बोलोगे तब भी चल जाएगा। स्पष्ट स्थान ग्रहण कर रहा है। मैं यहाँ पे अगर कण के रूप में अपने को मान रहा हूँ, कण है ही, तो एकदम स्पष्ट स्थान ग्रहण कर रहे हैं। नीचे लिख लो उदाहरण के लिए, एक उदाहरण लिखो पहले इसमें। उदाहरण के लिए क्रिकेट की बॉल, उदाहरण के लिए क्रिकेट की बॉल, पानी का बोतल इत्यादि।
तो कण के बारे में दिमाग में रखिए, स्पष्ट स्थान घेरता है। तरंग में लिखो, तरंग की वो परिभाषा तो बता ही दिया था कि एक विक्षोभ है जो क्या करता है, ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। वो वाली बात तो फिजिक्स में पढ़े थे। यहां लिखो, ये अंतरिक्ष में स्पष्ट स्थान नहीं घेरता है, अंतरिक्ष में स्पष्ट स्थान नहीं घेरता है, स्पष्ट स्थान नहीं घेरता है, अर्थात विस्थानीकृत होता है, विस्थानीकृत होता है, विस्थानीकृत होता है। तरंग स्पष्ट स्थान नहीं घेर सकता। लिखिए, जैसे पानी में उत्पन्न तरंगें, जल में उत्पन्न तरंगें, जैसे जल में उत्पन्न तरंगें, और भी बहुत से अंतर हम लोग देख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, बस इतना दिमाग में आपको रहे। एक बात और समझो, तरंगों को गिना नहीं जा सकता, कणों को गिना जा सकता है। कणों को गिन सकते हैं, तरंगों को गिन नहीं सकते। इस ब्रह्मांड में कितनी तरंगे हैं गिनो। कण तो संभव है, गिना जा सकता है। तारों की संख्या भी लोग लगभग में बता चुके हैं, ग्रहों की संख्या भी बता दिए हैं, और कणों को भी गिन सकते हो। तो जनरल हमें पूरा 2 पेज का डिफरेंस इसमें नहीं जानना है, लेकिन बेसिक तौर पर डिफरेंस हमको पता रहे, इसलिए इसके बारे में बता दिया। अच्छा, यहाँ एक बात और शब्द यहाँ आके आया है, अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि क्या होता है। वैश्विक लेवल पर जो संधि हुई है, वो समुद्र के तल से ऊपर 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक रेखा मान ली गई है, काल्पनिक कारमेन रेखा। उस कारमेन रेखा के ऊपर अंतरिक्ष शुरू होता है वैश्विक संधि के अनुसार। अदरवाइज तो जनरल हिंदी में आप पढ़ते ही हो कि पृथ्वी और आकाश के बीच के स्थान को अंतरिक्ष कहते हैं। तो कुल मिला के पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी दिख रहा है सब अंतरिक्ष जैसा चीज़ें हम बोल सकते हैं यहाँ पे। लेकिन संधियों में, वैश्विक संधियों में हमने जब उपग्रह वगैरह पढ़ा था, उस समय मैंने आपको बताया था कि 100 किलोमीटर की ऊंचाई से अंतरिक्ष शुरू होता है कारमेन रेखा से। तो उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। कोई कुछ बोल रहा है? हाँ, आउटर स्पेस ट्रीटी, इनको याद है, विकास बाबू को याद है। आउटर स्पेस ट्रीटी बताया था। उस आउटर स्पेस ट्रीटी के माध्यम से हमने 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक काल्पनिक रेखा बना लिया, कारमेन रेखा, और उसके ऊपर बोलते हैं कि अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। और वैश्विक लेवल पर चलना है तो उसी को मानना पड़ता है। उसके नीचे अगर कोई चीज़ आ रहा है तो जिस देश की सीमा में घुसेगा उसको मार के गिरा सकता है, अगर बिना अनुमति लिए जा रहे हैं आप। तो उसके ऊपर जा रहा है तो फिर अंतरिक्ष सबका होता है, आकाश सबका नहीं होता है। ये जो जस्ट ऊपर वाला हिस्सा है, ये तो जिस देश के ऊपर होता है 100 मीटर से नीचे, उसका सोवरेन संप्रभु अधिकार उस पर होता है। जैसे आप लोग जल वगैरह में पढ़ते हैं कि जल में भी आर्थिक अनन्य क्षेत्र होता है जो समुद्र के हैं, उसी तरीके से इस पर बनाया गया है। जनरल तो हम बस ये बोल देंगे कि पृथ्वी के ऊपर जो ये दिख रहा है आकाश, इसी को अंतरिक्ष बोल सकते हैं। तो आज की कहानी यहीं ख़त्म करते हैं हम लोग। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगले लेक्चर में आएंगे तो हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश, इसको देखोगे एलईडी में काम आएगा। सोलर सेल, जो सोलर पैनल लगा रहे हैं ना, उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये प्रौद्योगिकी में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिकी में भी ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत आसानी से आपको ये बात समझ में आ जाएगी। प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ेंगे, और वो लेक्चर नंबर 22 में पहले बता दिया हूँ क्या क्या पढ़ेंगे। उसके बाद स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम का बहुवचन स्पेक्ट्रा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम, और उसी में हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम की थोड़ी सी बात करेंगे। और फिर 10 मिनट लगा के समझेंगे कि ये सारा कुछ किस तरीके से बोर के मॉडल को बनाने के लिए प्रेरित किया था। तो अगले लेक्चर में हम लोग कल मिलेंगे। आज की कहानी में अगर कुछ पूछना हो तो पूछो, नहीं पूछना है तो क्लास बंद करें, भोपू बजाओ। किसी को कोई दिक्कत अभी जो पढ़े हैं इसमें? तो आगे की बात हम लोग कल करेंगे।
आज की क्लास खत्म करते हैं। क्या हो गया, भोंपू बज ही नहीं रहा का? झुनझुना बोल दिया तो नहीं बजा रहे हो? अच्छा अच्छा, अब बजाने लगे लोग। चलो तो फिर आगे कल देखते हैं, इसके आगे की बात पढ़ेंगे हम लोग। थोड़ा लेक्चर 2 4 10 लेक्चर ज़्यादा लगे, लेकिन केमिस्ट्री का पूरा पोस्टमार्टम करके रख देंगे जीएस के हिसाब से, कि एग्ज़ाम में कहीं कोई समस्या ना आए। चलो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। सबको जप नाम। थैंक यू।